गुड मॉर्निंग गाइस। हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम टीबी को डिस्कस कर रहे थे। पहले लेक्चर के अंदर हमने उसके सेल वॉल, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। उसके बाद उसकी कुछ स्टेजेस को, ज़ेडन स्टेनिंग को, उनको डिस्कस किया। फिर उसकी पैथोजेनेसिस के बाद फिर हमने सारा उसका ग्रेनुलोमा फॉर्मेशंस, वो सारा कुछ उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसकी एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, इनमें फिर पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, इन सब को हमने डिस्कस किया। आज हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियम टीबी के अंदर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर हम मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे? इंजेक्शन पीपीडी होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। वो जो है हम इंजेक्ट करेंगे कहाँ पे? 1 यूनिट सबक्यूटेनियसली इन स्किन ऑफ फोर आर्म के ऊपर हम इंजेक्ट करेंगे। और फिर लुक फॉर प्रोटीन 48 to 72 आवर्स के लिए देखेंगे। फिर अगर उसके अंदर चेंजिंग आ रही, स्वेलिंग एंड रेडनेस होगी ड्यू टू टी हेल्पर सबसेट। टी हेल्पर हम पीछे पढ़ा था कि वो क्या करता है? साइटोकाइन रिलीज़ करता है। यहाँ पे ये हमने पढ़ा था ना। उन साइटोकाइन में से एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर, जिसका क्या काम करते हैं? विज़ोडाइलेशन वगैरह करता है। टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा, जिसने विज़ोडाइलेशन वगैरह की, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्किन के ऊपर स्वेलिंग एंड रेडनेस होगी। अब इस स्वेलिंग और रेडनेस को दूसरा नाम देते हैं व्हील एंड फ्लेयर्स। कुछ बुक्स के अंदर व्हील एंड फ्लेयर टर्म यूज़ होती है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है हमने इस टेस्ट के बाद। टेस्ट के बाद हमने इंजेक्ट की है पीपीडी। उसके बाद हम इस स्वोलन को देखेंगे, रेडनेस को देखेंगे। अब इसके इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे कि इस स्वेलिंग और रेडनेस को देखेंगे। अगर वो मोर देन 15 mm है, स्वेलिंग एरिया अराउंड इंजेक्टेबल एरिया, जहाँ हमने इंजेक्शन लगाया वहाँ क्या हुई? स्वेलिंग और रेडनेस हुई। अगर वो मोर देन 15 mm है तो क्या होगी? सजेस्टिव ऑफ टीबी इन हेल्दी पर्सन, हैव द सिम्टम बट नो रिस्क फैक्टर। कोई इसके अलावा रिस्क फैक्टर नहीं है, यानी पहली प्राइमरी टीबी है, एक्टिव टीबी है। कोई और इसके अंदर यानी रिस्क फैक्टर नहीं आ रहा। मोर देन 15 mm इसलिए ज़रूरी है ना कि जब हम देखते हैं ना कि नॉर्मल क्या है कि 5 to 10 mm swelling after the Montauk test can appear with TB वैक्सीन। सिंपल अगर हम टीबी वैक्सीन किसी पेशेंट को देखते हैं ना तो उसके अंदर भी 5 to 10 mm की स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन हम जब मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं, इसमें अगर मोर देन 15 हो तो हम सिंपल कहेंगे कि सजेस्टिव ऑफ टीबी इन हेल्दी पर्सन। अगर मोर देन 10 mm हो तो सजेस्टिव टीबी इन पर्सन इन विच रिस्क फैक्टर, इसके अंदर क्या है? विद नो रिस्क फैक्टर। इसके अंदर कोई रिस्क फैक्टर हो सकता है तब भी टीबी हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट हो सकता है, होमलेस हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, प्यूबर्टी हो सकती है, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं। और अगर अप टू 5 mm स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग और रेडनेस हो, तो सजेस्टिव टीबी इन HIV एंड एड्स, पेशेंट ऑलरेडी नॉन केस ऑफ HIV एंड एड हो, तो उसमें मोर देन अगर 5 mm तक हो, हम उसको क्या करेंगे? टीबी को सजेस्ट करेंगे। यहाँ अगर हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट, होमलेस, मेल न्यूट्रिशन है तो हम सजेस्ट करेंगे टीबी। और यहाँ कोई रिस्क फैक्टर नहीं है लेकिन उसकी स्वेलिंग क्या है? मोर देन 15 mm है, तो हम क्या करेंगे? सजेस्ट करेंगे ऑफ टीबी इन हेल्दी पर्सन। अब HIV और एड्स के जो पेशेंट होते हैं ना, 50% पेशेंट ऑफ HIV एंड एड्स हैव को इन्फेक्शन विद टीबी। जितने भी HIV और एड्स के पेशेंट होंगे ना, उनके अंदर मोस्टली जो दूसरा इन्फेक्शन हो जाए वो क्या होगा? टीबी होगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम CBC करेंगे, लिम्फोसाइट वगैरह देखेंगे, इन रेज होंगे। अगर आपको याद होगा मेनिंजाइटिस के अंदर भी हमने क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो कि टीबी है, उसके अंदर भी हम CSF एग्जामिनेशन जब किया था तो उसके अंदर भी कौन सा सेल ज़्यादा था? लिम्फोसाइट था। फिर उसके बाद ESR रेज होगा। ESR क्या है कि क्यों रेज होता है कि टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा रिलीज़ होता है, रिलीज़ ऑफ, फिर टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फ़ा क्या करता है? रिलीज़ ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है? प्रोटीन फ्रॉम हेपेटोसाइट्स एक्ट एज ए स्टिकिंग मटीरियल बिटवीन RBCs। ये RBCs को क्या करती है? स्टिक करती है आपस में और उनको आपस में बना देती है गुच्छा टाइप, तो जिसकी वजह से एथ्रोसाइड सेगमेंटेशन रेट हमारा क्या हो जाता है? रेज हो जाता है।
जब भी आएगा ESR किसकी वजह से रेज होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन की वजह से। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या करती है, स्टिकिंग के तौर पर काम करती है कि इनके RBCs के दरमियान, जब उनको स्टिक कर देती है, आपस में मिला देती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ESR हमारे पास रेज हो जाता है। फिर चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे में हमारे पास TB के पेशेंट में कंसोलिडेशन वगैरह नज़र आ सकती हैं, कैविटेशंस, कोलैप्स, फाइब्रोसिस हो सकती है। अगर वो इंटरस्टिशियल एरिया को इन्वॉल्व करेगा तो फाइब्रोसिस वगैरह नज़र आएगी। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है, कैल्सिफिकेशन हो सकती है। अगर प्लूरल जो वॉल होती है ना, जो हमारे पास 2 लेयर्स होती है ना, पेराइटल और विजरल, उन लेयर्स को इन्वॉल्व कर दे तो फिर प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वो जस्ट इन्वेस्टिगेशन थी। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में हमारे पास स्पूटम फॉर जेडन स्टेन हम करेंगे। AFB, send 3 early morning sample and pre-treat with सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH अल्कली। हमने सैंपल भेजा स्पूटम का और उसको फिर किसके साथ ट्रीट किया, NaOH के साथ, अल्कली के साथ। इट डिस्ट्रॉय एनी अदर बैक्टीरिया। अगर माइकोबैक्टीरियम TB है ना, तो उसको तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया होंगे, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, स्टेप्टोकोकस, सारा उनको डिस्ट्रॉय कर देगा NaOH। तो हम कहेंगे कि इस पेशेंट को क्या है, TB है। और लेकिन वो उसको क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये क्या है, बेस होते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिर अगर कोई TB है जो कि NaOH से भी रेजिस्टेंस है, TB रेजिस्टेंस विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो फिर हम क्या अल्टरनेट जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, BAL, ब्रोंको एल्वुलर लेवाज। और जिस तरह हम गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं ना, गैस्ट्रिक वॉश करते हैं, स्टोमक वॉश करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक लेवाज। इस तरह जब लंग के अंदर हम उसको वॉश करेंगे तो उसको हम कहेंगे ब्रोंको एल्वुलर लेवाज विद द हेल्प ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी के ज़रिए हम क्या करेंगे, एल्वुलर रीजन में 10 to 20 cc वाटर इंजेक्ट करेंगे, और वो वाटर इंजेक्ट करके कुछ सेकंड वहाँ रहेगा, और फिर हम क्या करेंगे, उस वाटर को एक्सपायरेट कर लेंगे आफ्टर फ्यू मिनट के बाद उसको एक्सपायरेट करेंगे, और उसमें हम फिर चेक करेंगे माइकोबैक्टीरियम TB। इफ़ पेशेंट इज़ अनफिट, अगर पेशेंट भी अनफिट है और TB रेजिस्टेंस विद NaOH भी है, अनएबल या अनफिट फॉर ब्रोंकोस्कोपी, उनमें ब्रोंकोस्कोपी नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट इज़ PCR या DNA TB। PCR के अंदर हम एक चेक करते हैं NAAT, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन यूज़ फॉर PCR, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट यूज़ फॉर PCR के अंदर ये किया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ड्रग रेजिस्टेंस TB, अगर वो पेशेंट है, ड्रग रेजिस्टेंस की हिस्ट्री है, उसके अंदर हम PCR करते हैं या NAAT। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करेंगे, माइकोबैक्टीरियम TB का जो DNA है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एंड अप्लाई ऑल 1 by 1 ड्रग्स, जितनी भी हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ना, रिफम्पसिन, आइसोनियाजिड, पैराथीनामाइड, इथम्बिटोल, ये 4 ड्रग्स हैं ना, इन ड्रग्स को हम 1 by 1 उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर एक सिंगल 4 में से कोई एक सिंगल ड्रग्स जो है ना वो रेजिस्टेंट हो रही हो, वो इसको डिस्ट्रॉय ना कर रही हो, तो मोस्टली जो कॉमन होती है वो हमारे पास रिफम्पसिन होती है रेजिस्टेंस, जो पहली है। अगर ओनली रिफम्पसिन या ओनली 1 ड्रग रेजिस्ट होगी तो इसको हम क्या नाम देंगे, ड्रग रेजिस्टेंस TB। अगर रिफम्पसिन के साथ आइसोनियाजिड भी रेजिस्टेंस होगी तो उसका हम क्या नाम दें, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB। अगर ऑल 4 इसमें क्या है, रिफम्पसिन, आइसोनियाजिड, पैराथीनामाइड और इथम्बिटोल, ऑल 4 लाइन ATT जो है, अगर वो रेजिस्टेंस होगी उनको क्या नाम देंगे, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस TB। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB और एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस TB ये क्या है, उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, वो है NAAT। इसके अंदर क्या करेंगे, हम माइकोबैक्टीरियम TB का DNA एक्सट्रैक्ट करेंगे और चारों की चारों ड्रग्स हम अप्लाई करेंगे, और जिन ड्रग्स से वो रेजिस्टेंस होगा उसको, अगर एक से है तो सिंपल हम नाम देंगे ड्रग रेजिस्टेंस, अगर मोर देन 1 है तो उसको हम क्या नाम देंगे, मल्टी ड्रग्स, और अगर सब चारों से है तो उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, पल्मोनरी के अलावा और एरिया की जो TB होगी उनको हम कैसे करेंगे, ट्राई हार्ड टू गेट स्पेसिमेन, या तो लिक्विड हो सकता है या फिर हमारे पास सॉलिड हो सकता है। लिक्विड कौन सा होगा, TB ऑफ मेनिंजाइटिस हो सकता है, एसाइटिस हो सकती है, CSF या प्लूरल फ्लूइड वगैरह वो हम ले सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज जेडन स्टेन।
अगर सॉलिड है, सॉलिड में हमारे पास हमने देखा कि लिम्फ नोड हो सकता है या स्किन का हो सकता है या रीनल एरिया का हो सकता है, तो उसमें अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल उस एरिया की हम बायोप्सी करेंगे और वो बायोप्सी जो लेंगे उसकी हम हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे और माइक्रोस्कोपी करेंगे और रिवील करेंगे कि उसके अंदर क्रिएटिंग ग्रेनुलोमा है या नहीं है। ये हमारे पास क्या होगा, हॉलमार्क होगा।